मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले टॉपिक में कि किसी जो है आवेश को अगर वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है। उसी तरह आज हम लोग जो टॉपिक में करेंगे उसमें देखेंगे कि अगर किसी पूरे वैद्युत द्विध्रुव को ही वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा और उसमें जो स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाएगी उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से उस क्षेत्र में लाने में किया जाता है। यानी कोई क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से कोई इलेक्ट्रिक डायपोल लेकर आएंगे और जब डायपोल को लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और वही वर्ग क्या हो जाएगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वही स्थितिज ऊर्जा हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, उसका मान कितना होगा। तो चलिए एक लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लेते हैं क्या, एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है ये, और इसकी दिशा कुछ देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे है। ये वैद्युत क्षेत्र है ई। ठीक है, ई क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमें किसी वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आना है अनंत से। एक आध पॉइंट और बना लेते हैं। ये देखिए एक लाइन, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। सपोज कीजिए क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और आप लोग थोड़ा जानिए। यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं ये बनी हुई हैं, ये जहां से निकलती हैं वहां पे धनावेश होता है और जिधर ये जाती हैं उधर ऋण आवेश होता है। इधर कौन होगा, ऋण होगा, इधर कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा। यानी इधर धनावेश है, इधर क्या है, ऋणावेश है। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। सपोज करो ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ है, अनंत पे रखा हुआ है। ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पे है, अनंत पे है। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी और यहाँ पे एक आवेश माइनस क्यू है, ये आवेश कितना है, प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना होती है, 2L होती है। ये अनंत पर स्थित क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है और बी बिंदु पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरियां है वो कितना है, 2L है। इन भाई साहब के बीच की दूरी कितना है, 2L है। अब क्या करेंगे, इस अगर वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इसमें क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लेकर आए इधर अनंत से, मान लेते हैं इसको लेकर आए कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये देखिए इसको लेकर आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट ए बनेगा, ये पॉइंट बी बनेगा। सेम एज यही सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे आके पहुंचेगा। ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी मिलेगी वही। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगी, 2L होगी। दोनों भाई साहब के बीच की दूरी कितना होगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, तो इन वैद्युत क्षेत्र में जब लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र में लाने पर इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है यानी जो P का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस आवेश से धन आवेश की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, P का जो मान है और जो वैद्युत क्षेत्र का मान है, दोनों एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। यानी यहाँ पे ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है यानी जो P है, दोनों कुछ ऐसे हों, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। ठीक है, यानी मान लेते हैं ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है कुछ ऐसे। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसी कोण पर नहीं आएगा, बल्कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं इधर है तो इलेक्ट्रिक डायपोल
अगर लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, कुछ ऐसे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको जब लेकर आए थे यहाँ पे, तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये होगा। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, दोनों समांतर होंगी। तो यहां पर जब वैद्युत क्षेत्र में इसको लेकर आएंगे तो लेकर आने में इस माइनस क्यू पर, इस प्लस क्यू पर कुछ बल कार्य करेगा। किसके कारण कार्य करेगा, ये जो यहाँ पे वेक्टर ई भाई साहब बैठे हैं, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्लस क्यू पर और माइनस क्यू पर कुछ फोर्स एक्ट करेगी, कुछ बल लगाएगी। अब देखिए यहां पे कौन बैठा है, प्लस क्यू। जब वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए थे तो इस पर कुछ बल कार्य करेगा, ठीक है। प्लस क्यू आवेश पर जो बल कार्य करेगा, यहां पे प्लस क्यू है, या कह सकते हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर किसी धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में जब लाते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही इस धन आवेश पर बल लगता है। यानी धन आवेश पर जो लगने वाला बल का मान होता है, जो दिशा होती है, बल की जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तरफ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इधर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा और प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा। तो यहाँ पे जो बल कार्य करेगा वो बल की दिशा कुछ ऐसी होगी, ठीक है। इधर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा, मान लेते हैं वो बल कितना है, F है, और F बराबर होता कितना है, QE होता है। यानी F बराबर QE के बराबर इस पर क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है। जब इसको हम लोग अंदर लेकर आ रहे थे तो यहाँ पे प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है। तो इस माइनस क्यू पर प्लस क्यू के कारण बल कार्य करेगा, इस पर भी। और बल की दिशा क्या होगी, यहाँ पे भाई साहब प्लस है, ये भाई साहब क्या है, माइनस है। तो कुछ ना कुछ बात होगी, ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो ये हो जाएगा इधर, बल का मान इधर हो जाएगा। इस पर भी F बराबर कितना, QE के बराबर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जब भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर प्लस क्यू भाई साहब हैं, ये इनको क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए प्लस क्यू पर जो आवेश होगा हमेशा बाहर की ओर होगा। और उसके बाद अगली बात यहाँ पे माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू यहाँ पे कौन है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू क्या करेगा, माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है माइनस क्यू आवेश पर अपने क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। क्या करता है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश पर अपने क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है और जो प्लस क्यू आवेश होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना, जब भी वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समांतर होगा। और उसके बाद इन पर लगने वाले जो बल होंगे, बल का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवेश का परिमाण बराबर है और एक समान वैद्युत क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे बल का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे एक बात और है, अगर यहाँ पे देखें जो प्लस क्यू चार्ज है, जो माइनस क्यू चार्ज है, जब भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाया गया तो प्लस क्यू भाई साहब को ये प्रतिकर्षित कर रहे थे और माइनस क्यू को ये क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो प्लस क्यू को लाने में तो कुछ हमें बाहर से धक्का देना पड़ेगा, कुछ बल लगाना पड़ेगा बाहर से, यानी बाह्य कार्य करना पड़ेगा। माइनस क्यू भाई साहब तो वैसे ही खींचे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो बाहर से जब भी वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आएंगे तो प्लस क्यू को लाने में बाहर से कार्य करना पड़ेगा, लेकिन माइनस क्यू को लाने में बाह्य कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इसको लाने में क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे धन आवेश होगा उसको लाने में बाह्य कार्य करना पड़ेगा। माइनस आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है ना, या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, स्वयं उस पर क्या करता है, एक बल लगाता है। तो ये जब वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है
ठीक है, तो उसके कारण जो कार्य आता है वो क्या होता है, जब भी वैद्युत क्षेत्र स्वयं बल लगाएगा तो उसके कारण जो कार्य निकलेगा उसका मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, जब भी हम लोग बाह्य कार्य करते हैं किसी निकाय पर तो वो कार्य हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो कार्य का मान धनात्मक कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, स्वयं से बल लगाएंगे, बाहर से यानी बाह्य कार्य किसी चीज पर किया जाएगा, किसी आवेश पर, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और जब निकाय स्वयं या वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है तो वो कार्य क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, जब जो है कार्य कौन करेगा, वैद्युत क्षेत्र करेगा। ठीक है, और कार्य का मान धनात्मक कब होगा, जब कार्य क्या करना पड़ेगा, बाहर से उसको लाने में किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात और, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा ऋणात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक, यानी धन आवेश पर जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक, ऋण आवेश पर किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक है। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, यहाँ निकालना है हमको क्या, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कब निकल पाएगी, जब हम लोग इससे संबंधित जितना भी कार्य करना पड़ा इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा, अगर उस कार्य को निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कार्य जैसे ही मिलेगा वही किया गया कार्य क्या होता है, निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो हमें स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं अगर जैसे कार्य का मान निकालेंगे, क्या लिखेंगे, किया गया ऐसे लिखो, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में किया गया कार्य बराबर होता क्या है, बहुत पहले से आप पढ़ते चले हो, हाई स्कूल से 11th में कार्य के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है। जो कार्य होता है, कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे बल कौन सा होगा, वैद्युत बल होगा। विस्थापन जरा देखो, यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2l है। अब यहाँ पे जैसे ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई एक रेखा है, ये क्या है, लक्ष्मण रेखा है समझ लो ना, ये कोई लाइन है, इस लाइन को पार करना है। ठीक, तो यहाँ पे जब भी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आएंगे, सपोज करो ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इधर क्या है, धन आवेश है, और इधर मान लेते हैं क्या है, एक ऋण आवेश है। इधर क्या है, धन आवेश है, इधर क्या है, ऋण आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2l है। जब भी हम लोग इसको अनंत से लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेंगे तो हमेशा प्लस क्यू तो यहाँ पहुंच गया, माइनस क्यू यहाँ पहुंच गया, यानी हमेशा ऑलवेज जो प्लस क्यू वाला आवेश है उससे माइनस क्यू वाला आवेश 2l दूरी अधिक तय करेगा। ये मान लेते हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू इंटर करेगा, देखो माइनस क्यू इंटर करेगा तो माइनस क्यू तो इंटर कर गया लेकिन प्लस क्यू अभी दूर है, और जैसे ही ये दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र की सीमा रेखा के जस्ट करीब है, और ये कहाँ पर आ चुका है, उससे 2l दूरी पर अधिक है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां कितनी हैं, 2l हैं, यानी इसको लाने में यहाँ तक जब दोनों आवेश पहुंचा था, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू आया है तो माइनस क्यू को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, और अगर यहाँ तक प्लस क्यू को लेकर आए तो प्लस क्यू को लाने में यहाँ तक किया गया कार्य, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। लेकिन ये माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्र के अंदर 2l दूरी ज्यादा आ चुका है, तो 2l दूरी अधिक विस्थापन में कार्य हमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, यानी माइनस क्यू पर प्लस क्यू की अपेक्षा 2l दूरी विस्थापन में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, वही कार्य निकालना है। बाकी जो यहां तक कार्य रहेगा दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। समान होने के कारण एक कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि हम लोगों ने जिस पर बाह्य कार्य किया था धनावेश पर,
किया गया कार्य धनात्मक रहेगा और ऋण आवेश पर किया गया कार्य ऋणात्मक रहेगा, तो वो कार्य दोनों मिल करके आपस में 0 हो जाएंगे। लेकिन ये इसका जो विस्थापन होगा ऋण आवेश का वो 2L दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इतने का कार्य ही केवल निकलेगा। तो बल का मान यहाँ पे कितना आएगा, बल होगा F, अब विस्थापन कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा निकल करके माइनस Q आवेश पर जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे पढ़े हैं आप लोग F बराबर कितना होता है, QE होता है, तो ये हो जाएगा माइनस QE हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर जो किया गया कार्य है उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब भी वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस QE इंटू कितना हो जाएगा 2L। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ये हो जाएगा माइनस E को पहले लिख ले या इस Q को पहले लिखो, 2L को यहाँ पे लिख लो, E को यहाँ पे कर दो। अब ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो क्या, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसका मान होता है P बराबर 2QL। ठीक है, तो यहाँ पे अगर P का मान रखेंगे तो आ जाएगा माइनस में PE आ जाएगा, और ये क्या है W, तो W बराबर कितना होगा, माइनस PE हो जाएगा। यही कार्य क्या होगा, यही कार्य द्विध्रुव को लाने में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसमें संचित होगा, तो इसी वैद्युत द्विध्रुव में ये संचित हो जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो U का मान आएगा वो बराबर कितना होगा, माइनस में PE। मान लेते हैं ये क्या है, U0 है, U0 का मान कितना होगा, माइनस में PE। ये माइनस में PE निकल के जो आया है ये किस कंडीशन में है, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर हम लोग लेकर आए थे। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव था, अभी तक तो हम लोग क्या किए थे, इसको वैद्युत क्षेत्र के समांतर बस ऐसे ही विस्थापित करके लेकर आए थे इसके अंदर। अगर इसको थोड़ा सा मूवमेंट कराया जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे ये तो पहले से था, इसको थोड़ा सा अगर घुमाएं तो इसके पहले वाले आप लेक्चर में देखे होंगे, तो वहां पे क्या था, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो कार्य का मान हम लोग कुछ निकाले थे, उसका मान कितना था, जो कार्य था, या कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा जो निकल के आई थी वो U बराबर कितना थी, U बराबर यहाँ पे था PE और ब्रैकेट में था 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना था जो हम लोगों ने निकाला था कल वाले लेक्चर में, वो इतना था। ये किस स्थिति में है, तो ये इसकी स्थिति कौन सी थी कि जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से मूव करा देते थे, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से मूव करा देते थे। अभी ये वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। अगर इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो घुमाने का मतलब है ये कुछ कोण पर घूम जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, ये कुछ कोण पर घूमेगा, वो कोण कितना है, थीटा है, और थीटा पर जैसे ही घूमेगा हमें कुछ स्थितिज ऊर्जा और प्राप्त हो जाएगी, उसका मान क्या होगा, U बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो मान लेते हैं ये क्या है, U थीटा है। ठीक है, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमा दिया गया था। तो U थीटा का मान कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है, यहां पे लिखिए थीटा कोण, अतः ऐसे लिखो, अतः थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो मान लेते हैं टोटल कितना है U, तो U बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे U0 था और ये कितना है, U थीटा है। दोनों की वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो आएगा, इसका मान आया था माइनस में PE, ये हो जाएगा माइनस PE हो जाएगा, और ये इसका मान है प्लस में PE और ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा।
इन भाई साहब को अंदर एंट्री दे दो, देखो कितना आता है, माइनस में पीई प्लस में पीई और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, कितना आएगा, माइनस में पीई कॉस थीटा। ये पीई पी को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बचेगा माइनस में पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना बराबर आएगा, u बराबर आएगा, तो u बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में पीई कॉस थीटा। ये किस स्थिति में है, जब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, तो थीटा कोण से घुमाने में हमें और अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उसका मान कितना, u थीटा बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग डेराइव किए थे इस फार्मूले को, तो यहाँ पे आया था कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2। अब चूंकि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही पहले वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया था, तो जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, तो वैद्युत क्षेत्र यानी जो वैद्युत क्षेत्र है और जो वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच जो कोण आया था थीटा बराबर कितना बनेगा, 0। तो इसलिए यहाँ पे थीटा 1 का मान कितना हो गया था, 0। अंतिम स्थिति मान लेते हैं साम्य अवस्था से उसको थीटा कोण घुमाया गया, तो थीटा कोण जब साम्य अवस्था से इसको घुमाएंगे तो थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे थीटा 1 यानी कॉस 0 का मान कितना हो गया था, 1, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कितना हो गया था, थीटा हो गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों को भी देखते हैं। आगे इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कीजिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा डिराइव करने के बाद नीचे लिख लेना, ये है वैद्युत द्विध्रुव लिखना है, यहाँ यही वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का समीकरण होगा, समीकरण है ऐसे लिख लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का समीकरण निकल के आएगा। और एक बात, अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें, इस वाले क्वेश्चन का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म देखें, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं u बराबर माइनस पीई, ये हो जाएगा वेक्टर p डॉट वेक्टर e हो जाएगा। ये क्या है, इसका सदिश रूप है, ये क्या है, सदिश रूप है इसका। ठीक है, तो सदिश रूप भी याद रखना, सदिश रूप में क्या होगा, p डॉट e हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशन, कुछ स्थितियां आती हैं, मान लेते हैं कुछ स्थितियां यहाँ पे बनेंगी। जैसे मान लेते हैं ये एक स्थिति फर्स्ट है, अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को जो हम लोग थीटा कोण मूव करा दिए थे, अगर इस थीटा कोण को क्या मान लें, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 अगर लिखा जाए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो u बराबर कितना आएगा, u बराबर दिया गया है माइनस पीई, लास्ट में जो आया था ये cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 होने का मतलब है कि टोटल मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो माइनस में होगा पीई। ठीक है, इस स्थिति को संतुलन की स्थिति बोलते हैं, संतुलन की स्थिति कहलाएगी ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। संतुलन की स्थिति का मतलब क्या है, जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए थे, तो माइनस क्यू वाला जो चार्ज था उसको तो वैद्युत क्षेत्र खुद ही खींच करके रखा है। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश तो वैद्युत क्षेत्र के कारण खींचा ही हुआ है, प्लस क्यू कारण प्रतिकर्षित था, लेकिन इसको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य, यहां तक जो कार्य होगा वो तो दोनों का बराबर रहेगा, केवल इस माइनस क्यू को यहां से लेकर यहां तक जो लाने में कार्य होगा वही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां जो माइनस क्यू है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या है, खिंचा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, वैद्युत क्षेत्र में अस्थायी संतुलन में ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको थीटा कोण हम लोग मूव करा के छोड़ेंगे, और छोड़ने पर ही ये क्या हो जाएगा, पुनः ऐसे आ जाएगा। ऐसे मूव करा के इसको छोड़ोगे, ये वैद्युत क्षेत्र क्या कर लेगा, अपने समांतर कर लेगा, ऐसे छोड़ोगे ऐसे समांतर कर लेगा। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम लोग थीटा कोण ना घुमाएं, ये जो थीटा कोण यहाँ पे मूव करा दिया गया है, ये थीटा कोण जो यहाँ से ऐसे मूव कराया गया है, इसको अगर हम लोग क्या करें, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखें, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत क्षेत्र जो है दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान रहेंगी। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे जो u का मान होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस PE हो जाएगा। संतुलन की स्थिति में रखा रहेगा, यानी संतुलन की स्थिति में ये क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, यानी इसमें कोई जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट दूसरी कंडीशन देखें कि जो वैद्युत द्विध्रुव है स्थिति 2 में, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इसको हम लोग क्या करें कि वैद्युत क्षेत्र में जो अभी तक तो हम लोग क्या किए थे, इसको वैद्युत क्षेत्र में ऐसे समांतर लेकर आए थे, लेकिन अब क्या करें, इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर ऐसे लेकर आए, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया जाए कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत थीटा बराबर 90 पर इसको लेकर आए। तो जब थीटा बराबर 90 पर अनंत से लेकर आओगे तो इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मान ले यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, ये माइनस, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। अब इस पर भी वैद्युत क्षेत्र जो है बल लगाएगा, बल की दिशा क्या होगी, धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। अब बताओ, ये दोनों बल बराबर हैं, विपरीत है, और उसके बाद इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं या विस्थापन कह सकते हैं, एक समान है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि दोनों आवेशों को समान दूरी पर लेकर आया गया है वैद्युत क्षेत्र में। मान लेते हैं ये क्या है, अनंत का पॉइंट है। यहां से देखो, जब वैद्युत द्विध्रुव को लाया गया, मान लेते हैं r दूरी लाया गया, और इसको भी लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू भी क्या होगा, r दूरी पर आएगा, प्लस क्यू भी r दूरी पर आया है, माइनस क्यू भी r दूरी पर आया है, विस्थापन दोनों में समान होगा। तो किया गया कार्य देखो, अगर यहाँ पे निकालोगे तो वैसे ही देखेंगे तो W बराबर, देखो धन आवेश पर जो किया गया कार्य वो होता है धनात्मक, क्योंकि हम लोग बाहर से कार्य करते हैं, बाह्य कार्य किया गया जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं W, जो यहाँ पे स्मॉल w मान लेते हैं, क्या है, स्मॉल w है। ठीक है, और ये क्या है, माइनस क्यू, माइनस क्यू पर जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस पर किया गया कार्य क्या होगा, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको मान लेते हैं W1, इसको मान लेते हैं कितना, W2। तो यहाँ पे देखो आवेश का मान बराबर है, आवेश का जो परिमाण है वो बराबर है। ठीक है, केवल ये दोनों सिंबल में क्या है, विपरीत है। बल का मान दोनों में बराबर है, इसका मतलब किया गया कार्य क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अंतर किस बात का होगा कि धन आवेश पर हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव जो यहाँ पे लेकर आए थे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत या अपोजिट या उसके विरुद्ध लेकर आए थे, यानी धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य था हम लोग बाहर से किए थे, इसलिए वो हो गया धनात्मक। और माइनस की जो आवेश है उस पर वैद्युत क्षेत्र ने स्वयं कार्य किया है, उसको स्वयं खींच कर लेकर आया है, इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, इसलिए वो हो गया ऋणात्मक। दोनों कार्य क्या है, बराबर हैं, बराबर होने के कारण क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो चाहे तो आप ऐसे ही समझ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90। जब इसको लेकर आएंगे तो ये कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा, और ये हो जाएगा कितना, u बराबर माइनस PE कॉस 90 हो जाएगा। और cos 90 जैसे ही करेंगे cos 90 का मान 0 हो जाएगा, ये टोटल आएगा कितना, 0। तो यानी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, शून्य होगा। किस स्थिति में, अगर वैद्युत द्विध्रुव भाई साहब को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर आया जाए तो जो उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी उसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी, 0। एक लास्ट कंडीशन है यहां पे, अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया जाए कितना, 90 अंश। अभी तक ये सीधा साधा ऐसे पड़ा था, अब इसको अगर घुमा दिया जाए, 90 नहीं 180 घुमाया जाए, ये सीधा साधा ऐसे पड़ा है ना, इसको अगर घुमा के यहाँ पे लाके 180 अगर इसको घुमा दें, तब इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखो इसको जब हम लोग कितना घुमाएंगे, 180। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में PE, और यहाँ पे आएगा cos 180। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस PE cos 180। 180 का मान कितना होता है, माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा कितना, ये पहले से माइनस, इसका भी एक माइनस आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में PE। ये किस स्थिति में है, ये कंडीशन तब की है जब वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश वैद्युत क्षेत्र में घुमा दिया जाए, तो जो निकल के आएगा स्थितिज ऊर्जा उसका मान हो जाएगा PE। और ये स्थिति क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, ये संतुलन की स्थिति थी, और ये संतुलन का स्थिति ना होकर ये क्या हो जाएगी, अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाएगी, अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी ये। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में कब होगा, तो बताओगे जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद 180 अंश से घुमा दिया जाए, तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, अस्थायी संतुलन की। और अगर उसको थीटा बराबर 0 पर, यानी इसको घुमाया ही ना जाए, वैद्युत क्षेत्र में वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में आएगा। अस्थायी संतुलन का मतलब है कि यहाँ पे देखो, ये है कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसको जब भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो प्लस के ऊपर इधर बल लगेगा, माइनस के ऊपर इधर बल लगेगा। ये यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू चार्ज है, इधर क्या रहेगा, प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस वाले को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर इसको इसी में ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, अब देखो इधर का जो प्लस क्यू था वो घूम करके इधर आ जाएगा। अब इधर भी भाई साहब प्लस क्यू बैठे हुए हैं। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू कट्टर विरोधी होते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू को प्लस क्यू क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर माइनस क्यू को माइनस क्यू प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ही इसको थीटा बराबर 180 घुमा के छोड़ोगे, वैसे ही पुनः क्या होगा, मूव कर जाएगा, यानी अपनी पोजीशन में आ जाएगा। यानी जैसे इसको छोड़ेंगे वैसे क्या होगा, पुनः मूव करके अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो छोड़ने के बाद इसमें कुछ हलचल हो रही है, यानी थोड़ा सा मूवमेंट कर जाता है पुनः अपनी संतुलन की अवस्था में आने के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन की स्थिति बोलते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए और टॉपिक कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक करने वाले हैं, फिर चैप्टर लगभग स्टार्ट ही होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए लेते हैं विदा।